नमस्कार। अब आप देख रहे हैं नौ विहार 24। एक खबर सच्चाई की ओर। अब आपके साथ में प्रियदर्शनी। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनावी प्रक्रिया जोर शोर से चल रहा है। सभी दल के उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं आज हमारे नौ विहार 24 का टीम अररिया जिले के सिकटी विधानसभा पहुंचे। वहां मुलाकात हुई निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद कमरुजमा से। उन्होंने वर्तमान सरकार की नाकामी और क्षेत्र की समस्याओं को बताया। आइए सुनाते हैं विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद कमरुजमा और हमारे जिला संवाददाता नरेश कुमार मंडल एवं सहयोगी महेश ठाकुर की खास बात। हम अभी सिकटी विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पर जो यहाँ के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे से ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी जीतने की क्या मानसा क्या इच्छा है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है हम, हमारा छाप खटिया है। अभी आपका राजनीतिक में किस तरह से आप रहे हैं और आने वाले भविष्य में किस तरह से रहेंगे? राजनीति में तो हम एक राजनीतिक दल के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और हम इसके विभिन्न पद पर रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, 1 बार यूथ राजद का जिला अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, राजनीति आप कब से शुरू किए हैं इस क्षेत्र में? कब छात्र जीवन से ही। हम 1993 ईस्वी में DS कॉलेज कटिहार में स्नातक के छात्र थे। वनस्पति शास्त्र हम ग्रेजुएट हैं ऑनर से। तो वहाँ सिरसावादी स्टूडेंट डेवलपमेंट यूनियन बना था पूरे बिहार के स्तर पर छात्रों का। उसमें हम उपाध्यक्ष थे। एक हाई कोर्ट के वकील हैं आज भी, अल्तमस दीवान, वो उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो छात्र जीवन से ही राजनीति में थे, राष्ट्रीय जनता दल में। और अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी है, तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या है और चुनाव का जो मुख्य मुद्दा क्या है? आप लगता है कि सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं हमसे। सुनिए, आप पहले हमसे ये पूछिए कि आप, एक परिवार होता है और परिवार में कोई जरूरी नहीं है बाप भी बेटे से खुश हो, बेटा बाप से खुश हो या विश्वास करे। जब बाप को बेटे पर विश्वास नहीं हो सकता है पार्टी हम पर विश्वास नहीं किया, टिकट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो फैसला गलत था जी। क्योंकि 20 साल से इस पार्टी में, इस दल में हम रहे हैं जी। दल को मजबूत किए हैं। तो अगर फैसला परिवार में गलत होगा तो क्या बाप से अलग नहीं हुईएगा क्या? इसी तरह से पार्टी से अलग हुए, इसके फैसले के खिलाफ अलग हुए। हम लड़ रहे हैं कि आपका फैसला गलत था, आपका कैंडिडेट कमजोर था, आपका कैंडिडेट बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हाँ, मेरी टक्कर है यहाँ बीजेपी से। आप आवाम में जाके पूछिएगा कि क्या वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं यहाँ, क्या उससे आपकी लड़ाई है, तो कहेगा कि हाँ कमरुजमा लड़ रहा है उससे। आप भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से हराने के लिए लड़ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण कौन सा कारण आप पूछना? कोई एक मुद्दा बोला, शिक्षा से हम नाराज हैं इसलिए उसको हराना चाहते हैं। आप पूछिए हमसे क्या रोजगार नहीं हुआ इसलिए हराना चाहते हैं? नहीं, आपकी विधानसभा में जो है विकास के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिन से यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो क्या क्या विकास हुआ है और क्यों आपको इसको हराना चाहते हैं? आप जो आए हैं सिकटी से सोनापुर, आपको लगा है विकास हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो बस वही मुख्य मुद्दा है मेरा, विकास हुआ ही नहीं। शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरा है यहाँ। आपको हम बता देते हैं जानकारी के लिए, एक विधायक अगर ठान ले कि सिकटी विधानसभा का शिक्षा उच्च स्तर पर चला जाए, उच्च कोटि का हो जाए, वो हो सकता है। आप जानिए इस बात को। हाई स्कूल से शुरू होता है शिक्षा का गिनती, प्राइमरी का गिनती नहीं होता है। और प्रत्येक हाई स्कूल जितना है पूरे आपका विधानसभा में, सब हाई स्कूल का जो है आपका जो उसका कमेटी होता है सरकार द्वारा, उसका पदेन अध्यक्ष होता है विधायक। आप सुने हैं इस बात को? आप पत्रकार हैं, कभी आप 5 साल में कभी सुने हैं कि विधायक फलां हाई स्कूल गए हैं, अभिभावक के साथ बैठक कर रहा है, बच्चों के साथ बैठक कर रहा है, शिक्षकों के साथ बैठक कर रहा है? कभी नहीं सुना होगा आपने। जब एक विधायक एक स्कूल का डेवलपमेंट का, उसका शिक्षा का सुधार के लिए कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो जब वो एक विधायक शिक्षा के विद्यालय में नहीं जाएगा पूछने के लिए क्या शिक्षा का स्तर है, तो शिक्षा नीचे जाएगा। वो गया है नीचे यहाँ। तो
अभी आप यहाँ से विधायक पद के लिए जीतते हैं तो शिक्षा के संबंध क्या करेंगे आप? हाँ, आप एक बात जान लीजिए, आज सिकटी विधानसभा का बच्चा एक साधारण उदाहरण देना चाहते हैं। आप गांव घर में पढ़े लिखे परिवार में जब जाइएगा, उसको पूछिएगा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। जिसको भी इंजीनियर डॉक्टर बनने का लालसा होता है, अपने बच्चे को बनाना होता है, बोलता है कोटा में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है तो दिल्ली में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है तो पटना में पढ़ता है। और अगर हम इलेक्शन जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि हम इस मदरसा में बोल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतना हम डेवलपमेंट करेंगे कि बच्चा कोटा जाना छोड़ देगा और सिकटी में रह के बच्चा पढ़ेगा। और आपके विधानसभा में अभी देखा गया कि बहुत सारे रोड, ये नाला, ये सब है। इस संबंध में आप क्या काम करेंगे विकास के संबंध में, शिक्षा के अलावा? देखिए, विकास जो होता है ना समाज का या किसी क्षेत्र का, विकास सड़क नाला पुल पुलिया बना दिए वो डेवलपमेंट है। शिक्षा का स्तर ऊंचा कर दिए वो डेवलपमेंट है। आप रोजगार का सृजन कर दिए वो समाज के लिए डेवलपमेंट है। आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड गए हैं कभी? आप जाके देखिएगा, पलायन है, हजूम का हजूम। आज वोट जैसे, आज प्रजातांत्रिक देश में जब आदमी को ये समझ में नहीं आया कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, हमको 4 दिन इंतजार करके वोट गिराने के लिए रुकना चाहिए कि अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव हो जाए, लोग समझ नहीं रहा है, भूख और बेबसी से लाचार है। वो आदमी मतदान को छोड़ के दिल्ली पंजाब जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप जानिए इस बात को। हमारे पास इतनी बेबसी और गरीबी है इस क्षेत्र में कि 9 दिन होता है शादी विवाह किए हुए नौजवानों को। शादी करने के बाद वो अपने नए दुल्हन को घर में छोड़ के बच्चा नौजवान जो है दिल्ली पंजाब कमाने चला जाता है। कौन समझेगा ये दर्द? कौन पूछेगा उसको? सर, आपका क्षेत्र जो है काफ़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और आपके अगल बगल के काफ़ी पंचायत में जो है लगातार बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो इस बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ के समय क्या और कोई जनप्रतिनिधि और ये देखने के लिए आए हैं अभी तक आपके अलावा? आप सिकटी का 4-5 पंचायत ही नहीं लीजिए, आपका कुर्साकाटा का भी जो है, लक्ष्मीपुर है पंचायत, एक वहाँ एक पर्वतता है, ये सब एरिया भी वहाँ 2-4 पंचायत। मोटा मोटी आप कह सकते हैं सिकटी विधानसभा का आधी आबादी, बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। तब आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात ज़रूर बता देते हैं और इस बात को बोलिएगा पब्लिक में। आदरणीय तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम जब बाढ़ को परमानेंट निजात दिलाने के लिए सीमांचल का जब बात किए थे, लड़ाई संघर्ष किए थे, तो एक योजना उस सामने में लाए थे, महानंदा बेसिन योजना। नाम सुने होंगे आप या नहीं भी सुने होंगे आप। उस महानंदा बेसिन योजना के लिए तस्लीमुद्दीन साहब जो लड़ाई ठाने थे, उस लड़ाई में, उस संघर्ष में हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब के साथ ही रहे हैं। और महानंदा बेसिन योजना का मैं बता देता हूं आपका कि वो योजना का मुख्य उद्देश्य था कि नेपाल से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, नूना हो, रतवा हो, बकरा हो, कनकई हो, ये सारे नदियों को तटबंध से बांध दिया जाएगा। उस तटबंध पर रोड होगा, डैम बनेगा, पानी बह के जो बर्बाद होता है वो डैम में पानी जमा होगा, उससे बिजली होगा पैदा, और पानी डैम से जमा होगा तो किसान के लिए सिंचाई में काम आएगा, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये योजना का विजन था और आपको बता देते हैं। और हम कितना उस योजना में सक्रिय थे, आप मात्र इस बात को आप लोग जरूर बोलिएगा, पढ़े लिखे तबके हैं आप। तो जब तस्लीमुद्दीन साहब सेंट्रल में राज्य मंत्री हुए, आदरणीय बांका के सांसद जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण यादव जी, समझ गए। जब तस्लीमुद्दीन साहब डेथ किए, उसी के ज़माने में ये योजना सेंक्शन भी हो गया था, महानंदा बेसिन योजना कह के, और 750 करोड़ रुपया सिर्फ सर्वे के लिए दिया गया था, नदियों का सर्वे के लिए। वो रुपया रिलीज हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तस्लीमुद्दीन साहब डेथ किए, तो जब उसका लड़का सरफराज साहब, हमारे चचा सरफराज साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जयप्रकाश बाबू यहाँ उसके चुनाव प्रचार में आए थे और हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे। एक होटल है आपको अररिया में, दिया होटल, वहाँ ठहरे हुए थे वो। तो जयप्रकाश बाबू जैसे शाम आए, बोले कमरुज्जमान एक बात बताओ तुम हमको, हम तो आ गए हैं यहाँ, लेकिन हम फोकस किस चीज़ पर करेंगे? हम बोले आपके फोकस के लिए बहुत बड़ा चीज़ है आपके पास, आप ही के कलम से सेंक्शन हुआ था ये योजना, जिसका नाम था महानंदा बेसिन योजना। आप उसका डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, उसको पढ़िए,
और बाढ़ से त्रस्त है ये एरिया, और इस पर बोलना होगा आपको। हम आपको बता दें, तुरंत वो जो है अपना घर फ़ोन के ऑफिस में खुदवा के वो डॉक्यूमेंट्स आया, रात भर हम लोग डिस्कस किए उस पर। दूसरे दिन जितनी भी सभाएं हुई मैं उसके साथ चलता था, और आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव का उस चुनाव का किसी के पास भाषण होगा तो निश्चित तौर पर एक लाइन जरूर बोलता था महानंदा बेसिन योजना पर। तो हम लोग बाढ़ पर बहुत काम पहले के, लेकिन था क्या, ना हम विधायक थे ना एमपी थे, तो हम लोग एक उसके साथ में जिंदाबाद करने वाले रह गए। लीडरशिप तो थी नहीं हम लोगों के पास, विधायक एमपी थे नहीं, ये बात दब के रह गई वहाँ। और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, जब कमरू जमा कर जनता के आशीर्वाद से इलेक्शन जीतता है तो विधानसभा में धरना से हो, पैरवी से हो, आंदोलन करने से हो, मैं सरकार को मनवा के रहूँगा इस योजना को लागू कीजिए ताकि लोगों को राहत। इसके अलावा देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बेरोजगारी है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अपनी अपनी इच्छा शक्ति की बात है। कोई आदमी स्कूल का अध्यक्ष होने के बाद भी सिर्फ नाइट गार्ड के लिए लोग हेड मास्टर को बुलाता है कि बहाली कैसे होगा, कुछ करके बहाली किया है सब जगह, एक विशेष वर्ग का बहाली किया पूरे विधानसभा के हाई स्कूल में। इच्छा शक्ति की कमी है उसके पास, और मेरे पास इच्छा शक्ति है। आज से एक बात बताइए, इंडस्ट्रीज लगाने में आप पढ़े लिखे लोग हैं, कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है? आप तो पढ़े होंगे। ज़मीन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, पानी होना चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, और श्रम शक्ति होना चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। चारों चीज़ तो हम लोगों के एरिया में है, पानी है, जल है, ज़मीन है, रॉ मटेरियल है। आपके रॉ मटेरियल कौन है? आप मक्का के सीजन में जब गांव में घूमिएगा तो कोई गांव नहीं है हम लोगों का एरिया के जहाँ से 10 ट्रक 20 ट्रक ट्रैक्टर टेम्पू पर लग के गुलाब बाग मंडी जाता है। क्यों नहीं प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है सिक्टी में? क्यों नहीं लगता था? कभी कोई प्रतिनिधि सोचा इतना रॉ मटेरियल मेरे यहाँ से ढुल के गाड़ी पर जाता है गुलाब बाग? नहीं। आप धान उपजाते हैं, धान जाता है गुलाब बाग राइस मिल में चावल बनता है, फिर मेरे यहाँ आता है। क्यों नहीं वह धान यहाँ प्रोसेसिंग होके चावल बने, यहाँ बिके? सारा चीज़ डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी इच्छा शक्ति पर। जब तक आपका सोच नहीं होगा डेवलपमेंट का, जब तक आपका इच्छा शक्ति नहीं होगा विकास करने का, कोई बाबू साहब रहे, किसी पार्टी का नेता रहे, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। आप लोग यकीन के बाद जो सबसे पहले आपका बाढ़ निजात करना और यहाँ की जो रोजगार है उस पर फोकस है और वही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, मेरे प्रमुख पीरियड का 10 साल का मूल्यांकन पब्लिक से करके तब आप जाइएगा। हाँ, गए हैं, आप भी ठगे गए हैं, आप समझ रहे हैं। एनडीए वाले को वोट देने वाले भी ठगे गए हैं, और महागठबंधन को भी वोट देने वाले ठगे गए हैं। वोट लेने के बाद ना वो कैंडिडेट किसी के दरवाजे पर गया है, ना वो कैंडिडेट किसी के दरवाजे पर गया है, दोनों ठगा गया है ना भाई। और हम 20 साल जिस पार्टी में दिए हैं, हम भी ठगे गए हैं। ठगे गए लोगों की एक जमात है, और उसको सबक सिखाया जाएगा उस वोट के लुटेरों को। अभी तक हमारे चैनल 9024 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अब 9024 को डेली हंट पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।